उत्तर भारत के हरियाणा राज्य का एक छोटा सा कस्बा है फरीदाबाद। कस्बे के बाहर एक शांत गांव बसा हुआ था। नाम था धनौली। गांव साधारण था, जैसे बाकी गांव होते हैं। कच्ची गलियां, मिट्टी और फूस के मकान, बीच में बड़ा सा पीपल का पेड़, जिसके नीचे अक्सर बुजुर्ग लोग बैठकर ताश खेलते और गप्पे लड़ाते। गांव की चौपाल ही सबके मिलने जुलने की जगह थी। चारों ओर फैले खेतों में गेहूं और सरसों की फसलें लहराती थीं और शाम होते ही पगडंडियों पर लौटते बैलगाड़े गांव की पहचान बने रहते। इसी गांव के एक छोटे से घर में रहते थे रमेश और सरिता। उनका घर पक्का नहीं था, लेकिन ईंट और मिट्टी से बनाया गया छोटा सा आशियाना था। छत पर टीन की चादरें जड़ी हुई थीं, जो गर्मियों में आग जैसी तप जाती और बरसात के मौसम में ढोल की तरह गूंजती। घर के दरवाजे लकड़ी के थे, थोड़े पुराने मगर मजबूत। आंगन में तुलसी का पौधा था, जिसके चारों ओर दीवारनुमा घेरे में रोज सरिता दीपक जलाती। रमेश गांव की चौपाल से ज्यादा अपनी छोटी सी किराने की दुकान में ही व्यस्त रहते। यह दुकान उनके पिता से मिली थी, जहां साबुन, तेल, नमक, चायपत्ती से लेकर बच्चों के लिए टॉफियां तक बिकती। दुकान बड़ी तो नहीं थी, मगर गांव की हर जरूरत वहीं से पूरी हो जाती। रमेश सुबह सुबह ही दुकान खोल लेते और देर रात तक बैठे रहते। उनकी आदत थी कि हर ग्राहक से प्यार से पेश आते और अक्सर उधार पर भी सामान दे देते। गांव के लोग कहते, रमेश भैया दिल के बहुत नेक है। सरिता पूरे दिन घर और बच्चों में लगी रहती। सुबह सूरज निकलने से पहले उठकर चूल्हा जलाना, आटे की लोइयां बेलना, बच्चों का नाश्ता और टिफिन तैयार करना, पानी भरकर रखना, कपड़े धोना और फिर दोपहर में खेत से सब्जी लेकर आना, यही उनका रोज का काम था। चेहरा साधारण था, मगर दिल बेहद बड़ा। उसके लिए परिवार ही दुनिया था। उनके 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा सूरज, लगभग 15 साल का, मेहनती मगर थोड़ा संकोची। स्कूल जाते समय उसकी यूनिफॉर्म पर हमेशा कोई न कोई दाग लगा रहता, मगर आंखों में सपनों की चमक थी। बीच की संतान अंजलि 10 साल की, हंसमुख, चंचल और बहुत होशियार। सरिता अक्सर कहती, मेरी गुड़िया डॉक्टर बनेगी। सबसे छोटा बेटा रोहन अभी सिर्फ 6 साल का, शरारती, मासूम और माँ का लाडला। जब भी घर में उदासी होती, उसकी मुस्कान सबका मन खुश कर देती। गरीबी थी, मगर घर में प्यार और अपनापन भरपूर था। रात को सब एक साथ बैठकर खाना खाते। बिजली अक्सर कट जाती तो दिए की रोशनी में रमेश बच्चों को कहानियां सुनाते, कभी वीरों की, कभी साधुओं की। सरिता चूल्हे के पास बैठकर उन्हें सुनती और बीच बीच में बच्चों को समझाती, देखो, जिंदगी में मेहनत और ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। रमेश और सरिता की सबसे बड़ी चिंता और सबसे बड़ा सपना दोनों एक ही थे, माइनस बच्चों की पढ़ाई। रमेश अक्सर अपनी दुकान पर बैठे बैठे सोचते, मैंने तो ज्यादा नहीं पढ़ा, मगर मेरे बच्चे पढ़ लिखकर बड़े आदमी बने। लोग जब उन्हें देखें तो कहें, यही रमेश का बेटा बेटी है। सरिता का भी यही सपना था। वो अपनी पुरानी साड़ी से अंजलि के बाल पोंछते हुए कहती, मेरी गुड़िया डॉक्टर बनेगी और रोहन इंजीनियर। सूरज तो देखना, बहुत बड़ा ऑफिसर बनेगा। लेकिन हालात इतने आसान नहीं थे। सूरज के स्कूल की फीस भरने के लिए रमेश को अक्सर दुकान की आमदनी से ज्यादा सोचना पड़ता। कभी ग्राहकों से उधार वसूलते तो कभी गांव के पैसे वाले चौधरी से उधार मांगते। सरिता ने भी अपनी चूड़ियां और चांदी के पुराने कंगन कई बार गिरवी रख दिए। बावजूद इसके घर में कभी शिकायत नहीं होती। सरिता कहती, हम भूखे रह लेंगे, मगर बच्चों की किताबें और फीस में कमी नहीं आने देंगे। गांव की पगडंडियों पर सूरज और अंजलि रोज स्कूल जाते। सूरज के पैर में अक्सर चप्पल टूटी होती, फिर भी वो पूरे गर्व से चलता। अंजलि की स्कूल ड्रेस भी कई बार फटी होती, जिसे सरिता रात को सुई धागे से सिल देती। स्कूल से लौटते समय बच्चे सीधे रमेश की दुकान पर पहुंचते। वहां उन्हें कभी टॉफी, कभी बिस्किट मिलता। रमेश उन्हें गोद में उठाकर कहता, पढ़ाई में मेहनत करोगे तो एक दिन तुम्हें मुझसे टॉफी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद खरीद सकोगे। गांव के पड़ोसी भी उनकी सादगी की मिसाल देते। कोई कहता, रमेश और सरिता जैसे माँ बाप सबको मिले, मगर यही लोग बाद में जब बच्चे बड़े होकर अलग हुए तो वही पड़ोसी ताने भी देने लगे। एक दिन का किस्सा बहुत यादगार बन गया। बरसात का मौसम था। घर की छत से पानी टपक रहा था। बच्चे स्कूल से लौटे तो भीग चुके थे। सरिता ने उन्हें जल्दी से बदलने को कहा और चूल्हे पर गर्म खिचड़ी बनाई। बाहर बादल गरज रहे थे और आंगन में पानी भर गया था। उस रात बिजली भी नहीं थी। सबने एक ही रजाई में बैठकर खाना खाया। रमेश ने बच्चों को कहानी सुनाई, एक गरीब किसान की, जिसने अपने बच्चों के लिए सब कुछ कुर्बान किया। कहानी सुनते सुनते अंजलि बोली, पापा, क्या वो किसान आप ही जैसे थे? रमेश मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटी, उससे भी गरीब, मगर उसके बच्चे उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। उस वक्त सरिता ने रमेश की ओर देखा। उसकी आंखों में उम्मीद और डर दोनों थे। वो जानती थी कि बच्चे बड़े होंगे तो शायद उनका रास्ता बदल जाएगा, मगर उसने अपने दिल को समझा लिया, मेरे बच्चे अलग नहीं होंगे। गांव का सबसे बड़ा स्कूल सरकारी इंटर कॉलेज था, जहां सूरज ने दाखिला लिया था। ये स्कूल गांव से करीब 5 किलोमीटर दूर था। रोज सुबह सूरज पैदल ही जाता।
कभी कभी रमेश उसे पुरानी साइकिल पर छोड़ देता, लेकिन ज्यादातर सूरज खुद ही धूल भरी सड़कों पर चलता, किताबों का बैग कंधे पर और आंखों में भविष्य के सपने लिए। सूरज की पढ़ाई अच्छी थी, वो हमेशा क्लास में आगे रहता। मास्टर जी उसे कहते, बेटा मेहनत करते रहो, तुम एक दिन गांव का नाम रोशन करोगे। यह सुनकर रमेश और सरिता का दिल गर्व से भर जाता। लेकिन हकीकत ये थी कि पढ़ाई सस्ती नहीं थी। किताबें, यूनिफॉर्म, परीक्षा शुल्क माइनस सबके लिए पैसे चाहिए थे। रमेश की दुकान से जितनी आमदनी आती वो सिर्फ घर का राशन और बच्चों की छोटी छोटी जरूरतों तक ही काफी होती। जब सूरज का कॉलेज का सपना सामने आया तो रमेश की रातों की नींद उड़ गई। एक शाम सरिता ने अपनी अलमारी खोली। उसमें उसकी शादी के समय मिले चांदी के कंगन रखे थे। उसने उन्हें हाथ में लिया, आंखों में आंसू आ गए। रमेश को आवाज दी, सुनो, ये कंगन अब किसी काम के नहीं, इनको बेच देते हैं, सूरज की एडमिशन की फीस भर जाएगी। रमेश हड़बड़ा गया, नहीं सरिता, ये तुम्हारे मायके की आखिरी निशानी है, इन्हें बेचने की जरूरत नहीं। सरिता मुस्कुराई और बोली, निशानी से ज्यादा कीमती हमारे बच्चों का भविष्य है। जब सूरज बड़ा आदमी बनेगा तब ये कंगन से भी ज्यादा गहना हमें देगा सम्मान का। अगले ही दिन रमेश उन कंगनों को लेकर शहर की सुनार की दुकान गया और बेच आया। उसी पैसे से सूरज का कॉलेज का एडमिशन हुआ। उस दिन से रमेश और सरिता ने और भी पक्का कर लिया कि अब उनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ बच्चों की पढ़ाई है। कॉलेज शहर में था और सूरज को रोज वहां जाना पड़ता। सुबह 5 बजे उठना, बस पकड़ना और देर शाम लौटना उसकी दिनचर्या बन गई। कॉलेज के नए वातावरण ने उसकी सोच और सपनों को और बड़ा कर दिया। वो अब सिर्फ मास्टर जी का पसंदीदा छात्र नहीं रहा, बल्कि वहां के प्रोफेसर भी उसकी मेहनत और ईमानदारी के कायल हो गए। जब सूरज पहली बार घर पर अपनी अंग्रेजी की किताबें लाया तो सरिता ने हैरानी से पन्ने पलटे। उसे कुछ समझ में नहीं आया, मगर उसने गर्व से रमेश से कहा, देखो जी, हमारा बेटा तो बड़े बड़े अंग्रेजी के शब्द पढ़ रहा है, एक दिन वो अफसर बनेगा। रोहन और अंजलि भी सूरज की किताबों को छू छू कर देखते और खेल खेल में कहते, भैया तुम तो बड़े बाबू बन जाओगे, हमें मत भूल जाना। सूरज मुस्कुराकर कहता, अरे पगलो, मैं तुम सबके लिए ही मेहनत कर रहा हूँ। लेकिन सूरज के कॉलेज के साल आसान नहीं थे। किताबों के साथ साथ फीस, हॉस्टल का खर्च और बस किराया, सब मिलाकर रमेश पर बोझ बढ़ता चला गया। रमेश की दुकान अब पहले जैसी नहीं चल रही थी। गांव में बड़ी बड़ी किराने की दुकानें खुल गई थीं। लोग धीरे धीरे वहां से सामान लेने लगे। रमेश ने कभी भी उधार मांगने वाले ग्राहकों को मना नहीं किया था, लेकिन अब वही उधार उसके गले की फांस बन गई थी। एक रात रमेश दुकान बंद करके घर आया। बहुत उदास था। सरिता ने पूछा, क्या हुआ? रमेश बोला, सोच रहा हूं दुकान बेच दूं, काम धंधा अब रहा नहीं, सूरज की पढ़ाई कैसे चलेगी? सरिता ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, नहीं रमेश, दुकान मत बेचो, यही हमारी पहचान है। हम कम खा लेंगे लेकिन बच्चों की पढ़ाई कभी अधूरी नहीं छोड़ेंगे। उस रात दोनों देर तक जागते रहे। खिड़की से बाहर आसमान में टिमटिमाते तारे उन्हें याद दिला रहे थे कि हर अंधेरे के बाद सुबह होती है। सूरज की पढ़ाई के साथ साथ अंजलि भी स्कूल में अच्छी थी। उसे डॉक्टर बनने का सपना था। सरिता अक्सर उसके सिर पर हाथ फेरकर कहती, मेरी गुड़िया एक दिन सफेद कोट पहनकर लोगों का इलाज करेगी। रोहन अभी छोटा था, लेकिन उसमें गजब की जिज्ञासा थी। खिलौनों को तोड़कर फिर जोड़ना उसका शौक था। रमेश हंसते हुए कहता, ये तो इंजीनियर बनेगा। तीनों बच्चे अपने अपने सपनों में खोए रहते, जबकि रमेश और सरिता के लिए वही सपने उनका जीने का सहारा थे। कॉलेज के दूसरे साल में सूरज की फीस अचानक बढ़ गई। रमेश ने अपनी सारी बचत लगा दी, फिर भी पैसे कम पड़े। मजबूर होकर उसने गांव के चौधरी से कर्ज लिया। चौधरी ने ब्याज बहुत ऊंचा रखा, लेकिन रमेश के पास और कोई विकल्प नहीं था। जब सरिता को पता चला तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो बोली, रमेश, तुम पर बोझ बढ़ जाएगा। रमेश ने कहा, बोझ नहीं है सरिता, ये हमारे बच्चों के सपनों का भार है, और ये भार मैं हंसते हंसते उठाऊंगा। दिन बीतते गए। सरिता की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। घर का काम, बच्चों की देखभाल और चिंता ने उसे थका दिया था, मगर उसने कभी शिकायत नहीं की। रात को जब सब सो जाते तो वो आंगन में बैठकर आसमान को देखती। उसकी आंखों में हमेशा यही सवाल होता, क्या सच में एक दिन हमारे बच्चे हमें गर्व दिलाएंगे या हमसे दूर हो जाएंगे? मगर फिर वो अपने दिल को समझा लेती, नहीं, मेरे बच्चे अलग नहीं होंगे। कई सालों की मेहनत के बाद सूरज ने कॉलेज टॉप किया। उसकी तस्वीर अखबार में छपी। गांव के लोग रमेश को बधाई देने लगे। कोई कहता, रमेश भाई, तुम्हारा बेटा तो सच में कमाल करेगा। सरिता गर्व से अखबार बार बार पढ़ती और कहती, देखो जी, हमने मेहनत सही जगह लगाई है। उस रात घर में मिठाई बंटी। रमेश ने कहा, ये तो बस शुरुआत है, अब सूरज बड़ा आदमी बनेगा। बच्चों ने भी उस दिन खूब हंसी मजाक किया। घर में फिर से वही पुराना उजाला लौट आया।
कॉलेज की पढ़ाई खत्म होते ही सूरज के सामने सबसे बड़ा सवाल था नौकरी। रमेश और सरिता की उम्मीदें अब उसी पर टिकी थीं। उन्होंने अपने हर त्याग का फल इसी दिन के लिए चाहा था। एक सुबह सूरज को एक बड़ी कंपनी से इंटरव्यू का कॉल आया। वो उत्साह से भर गया। सरिता ने उसके लिए अपनी पुरानी साड़ी का पल्लू इस्त्री कर उसे रुमाल बना दिया। रमेश ने दुकान से काला पेन लाकर उसकी जेब में लगाया। सूरज ने जब शहर जाने के लिए बस पकड़ी तो सरिता की आंखें भर आईं। उसने बेटे के माथे पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। बेटा, ये तुम्हारे नए सफर की शुरुआत है। हमेशा याद रखना, मेहनत और ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत होती है। इंटरव्यू सफल हुआ। सूरज का चयन हो गया। कंपनी ने उसे बड़ी तनख्वाह और शहर में रहने की सुविधा दी। जब ये खबर गांव पहुंची तो रमेश की आंखों में चमक आ गई। वो चौपाल पर बैठे सभी को गर्व से कहता, मेरा सूरज अब शहर में बड़ा आदमी बन गया है। शहर का जीवन गांव से बिल्कुल अलग था। ऊंची ऊंची इमारतें, चमकती सड़कें, तेज रफ्तार गाड़ियां। सूरज को लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गया है। कंपनी में सब अंग्रेजी में बात करते, सूट बूट पहनते। सूरज ने भी खुद को बदलना शुरू कर दिया। उसने नए कपड़े खरीदे, मोबाइल लिया और धीरे धीरे अंग्रेजी में बातचीत करने लगा। पहले कुछ महीनों तक सूरज रोज घर फोन करता। माँ से कहता, अम्मा, यहाँ सब बहुत अलग है, मगर मैं मेहनत करूंगा, आप चिंता मत करना। सरिता हर बार वही सवाल पूछती, बेटा, खाना खा लिया? थकान तो नहीं होती? और सूरज हंसकर कहता, अम्मा, अब मैं बड़ा आदमी बन रहा हूँ, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। रमेश दुकान से जल्दी लौट आता और सूरज से बातें करता। उस वक्त उनका घर खुशी से भर उठता। लेकिन समय के साथ सूरज व्यस्त होता गया। काम का दबाव, नई दोस्तियां और शहर की भागदौड़ ने उसकी दिनचर्या बदल दी। अब वो हफ्ते में एक बार फोन करता, फिर महीने में। एक बार त्योहार पर रमेश ने उसे कहा, बेटा, दशहरे पर घर आ जाओ, माँ ने तुम्हारे लिए खीर बनाई है। सूरज ने झिझकते हुए कहा, पापा, इस बार ऑफिस का काम बहुत है, मैं नहीं आ पाऊंगा, आप लोग खा लेना। सरिता ने ये सुना तो चुप रह गई, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, क्या सच में मेरा बेटा अब हमें भूलने लगा है? उधर अंजलि भी बड़ी हो गई थी, पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन घर की हालत देखकर रमेश और सरिता ने जल्दी उसकी शादी कर दी। दहेज के नाम पर उन्होंने जो कुछ भी था सब खर्च कर दिया। शादी में सूरज आया, लेकिन जल्दी ही शहर लौट गया। शादी के बाद घर और भी सूना हो गया। अब बस रोहन और सूरज ही थे, मगर सूरज तो दूर शहर में था। रोहन भी अब बड़ा हो चुका था। उसने इंजीनियरिंग पढ़ने का सपना देखा। उसके लिए विदेश जाने का विकल्प सामने आया। रमेश और सरिता ने एक बार फिर अपने दिल पर पत्थर रखा। सरिता ने अपनी आखिरी चांदी की पायल बेच दी। रमेश ने दुकान गिरवी रख दी। रोहन विदेश चला गया। अब घर बिल्कुल खाली हो गया। गांव का वो घर जिसमें कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी, अब सन्नाटे से भर गया। आंगन का तुलसी चौरा अब सूना पड़ा रहता। रमेश दुकान पर बैठते बैठते ऊँघ जाते। सरिता अक्सर खिड़की से बाहर निहारती, शायद आज सूरज या रोहन का फोन आ जाए। लेकिन फोन अब बहुत कम आते थे। सूरज के लिए काम और दोस्तों की दुनिया ज्यादा अहम हो चुकी थी। रोहन के लिए विदेश की चकाचौंध और करियर। अंजलि अपनी ससुराल में व्यस्त हो चुकी थी। समय ने धीरे धीरे सरिता को कमजोर कर दिया। लगातार चिंताओं और बच्चों की कमी ने उसके शरीर को तोड़ डाला। उसे अक्सर सांस लेने में तकलीफ होने लगी। रमेश डॉक्टर के पास ले गए, मगर दवाई और इलाज सब महंगा था। फिर भी रमेश ने हिम्मत नहीं हारी। एक शाम सरिता ने कहा, रमेश, क्या हमने गलत किया था? बच्चों के लिए इतना त्याग किया और आज वो हमारे पास नहीं है। रमेश ने उसका हाथ थामा और बोला, नहीं सरिता, हमने गलत नहीं किया। बच्चों की खुशी ही हमारी खुशी है। शायद अब वक्त बदल गया है। एक दिन अचानक सरिता की तबीयत बहुत बिगड़ गई। रमेश ने फोन पर सूरज को बुलाया, बेटा, तुम्हारी माँ की हालत बहुत खराब है, जल्दी आ जाओ। सूरज ने ठंडी आवाज में कहा, पापा, अभी मेरी मीटिंग है, मैं शाम तक बात करता हूँ। रमेश ने अंजलि को फोन किया, बेटी, तुम्हारी माँ। अंजलि ने बीच में ही कहा, पापा, मैं शॉपिंग कर रही हूँ, बाद में बात करती हूँ। रोहन का नंबर ही नहीं लगा। सरिता ने रमेश का हाथ थामकर कहा, रमेश, लगता है अब मेरा वक्त आ गया। और उसने अपने पति की आंखों में देखते हुए आखिरी सांस ले ली। सरिता के गुजर जाने के बाद रमेश बिल्कुल टूट गया। उसने बच्चों को फिर से फोन किया। सूरज ने कहा, पापा, आप अंतिम संस्कार शुरू कर दो, मैं शायद कल या परसों तक पहुंच जाऊं। अंजलि ने कहा, मैं कोशिश करूंगी पापा। रोहन का फोन अब भी बंद था। रमेश ने कुछ पड़ोसियों की मदद से अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार किया। हर वक्त उसकी आंखें रास्ते की ओर देखती रहीं, शायद कोई बच्चा आएगा, मगर कोई नहीं आया। कुछ हफ्तों बाद रमेश अकेला अपने घर के बाहर बैठा था। उसका चेहरा थका हुआ था, मगर आंखों में अब भी एक उम्मीद थी। शायद आज सूरज आएगा, शायद रोहन लौट आएगा, शायद अंजलि माँ बाप को याद करेगी। लेकिन वो इंतजार अधूरा ही रह गया। उसी शाम पड़ोसियों ने रमेश को घर के बाहर बैठे बैठे पाया। उसकी सांसें थम चुकी थीं। रमेश और सरिता की कहानी वहीं खत्म हो गई।
उनका पूरा जीवन बच्चों के नाम था, मगर उनके आखिरी सफर में कोई भी साथ न था। सूरज अब शहर में अपने करियर की ऊंचाइयों पर पहुंच चुका था। बड़ी कंपनी में उसकी पहचान एक सफल मैनेजर के रूप में होने लगी थी। ऑफिस में उसके पास कार, घर और नामदाम सब कुछ था, लेकिन उसके पास समय नहीं था, माइनस ना अपने लिए ना अपने परिवार के लिए। वो अक्सर देर रात तक काम करता, दोस्तों के साथ पार्टियों में जाता और कॉर्पोरेट लाइफ में इतना खो गया कि उसे ये याद ही नहीं रहता कि उसके बूढ़े माँ बाप गांव में अकेले हैं। जब किसी सहकर्मी ने उससे कैजुअली पूछा, यार तुम्हारे माता पिता कहाँ रहते हैं, सूरज ने हल्के से जवाब दिया, गांव में, वैसे वो मैनेज कर लेते हैं, मुझे तो करियर पर ध्यान देना है। उसके सहकर्मी ने बात बदल दी, लेकिन उसी वक्त किसी कोने में रमेश और सरिता का चेहरा उसके दिल में उभर आया। उसने सोचा कि कभी फोन कर लेना चाहिए, पर अगले ही पल वो व्यस्तताओं में खो गया। उधर रोहन विदेश में अपनी नौकरी में रम गया था। वहां की चकाचौंध, नए दोस्त, आलीशान लाइफ माइनस सबने उसे अपने ही संसार में कैद कर लिया। रोहन अक्सर अपने साथियों से कहता, मेरे पेरेंट्स गांव में हैं, लेकिन ऑनेस्टली कहूं तो मैं रेयरली कनेक्ट करता हूं, टाइम ही नहीं मिलता। उसके शब्द उसके मन की सच्चाई थे। पैसे कमाना उसकी प्राथमिकता बन चुका था। वो सोचता, पैसे भेज देता हूं, यही सबसे बड़ी मदद है, उन्हें और क्या चाहिए। लेकिन उसे ये समझ नहीं आया कि उसके माँ बाप को पैसे नहीं, उसकी मौजूदगी चाहिए थी। अंजलि की शादी एक साधारण परिवार में हुई थी। शुरू में वो अपने माँ बाप को याद करती, उनसे बातें करती, लेकिन धीरे धीरे ससुराल की जिम्मेदारियों और बच्चों की परवरिश ने उसे इतना व्यस्त कर दिया कि वो भी उनसे दूर हो गई। कई बार जब रमेश या सरिता उसे फोन करते तो वो कहती, पापा बाद में बात करती हूँ, अभी काम है। माँ, अभी बच्चा रो रहा है, आप बाद में फोन करना। ये बाद में कभी अब नहीं बन पाया। सरिता और रमेश के निधन की खबर बच्चों तक पहुंची तो वे सब कुछ देर से समझे। सूरज ऑफिस में था जब उसे गांव से फोन आया। उसने फौरन छुट्टी ली, लेकिन तब तक सब खत्म हो चुका था। अंजलि भी ससुराल से आई, मगर तब तक श्मशान की राख ठंडी हो चुकी थी। रोहन को ईमेल से खबर मिली और उसने बस इतना लिखा, सॉरी पापा कुडंट मेक इट। जब तीनों भाई बहन गांव पहुंचे तो चौपाल पर बुजुर्गों ने सिर्फ इतना कहा, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए सब कुर्बान किया, मगर उनके आखिरी वक्त में तुम साथ नहीं थे। ये शब्द तीनों के दिल में तीर की तरह चुभ गए। सूरज चुपचाप अपने घर की टूटी कुर्सी पर बैठा। उसे याद आया कैसे कभी इसी कुर्सी पर बैठकर उसके पापा दुकान का हिसाब लिखते थे। अंजलि आंगन में तुलसी चौरे के पास रोने लगी, जहां कभी माँ दीपक जलाया करती थी। रोहन ने चूल्हे के पास रखा वही पुराना तवा देखा जिस पर माँ उसके लिए पराठे सेंकती थी। हर कोना चीख चीख कर कह रहा था, हम तुम्हें याद करते रहे पर तुम नहीं आए। गांव के लोग अब चुप्पी साधे थे। पहले वे रमेश और सरिता की तारीफ करते थे, आज वही लोग बच्चों पर सवाल उठा रहे थे। इतने पढ़ लिख कर भी अगर माँ बाप के काम न आए तो ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा। बेचारे अकेले मर गए और बच्चों को फुर्सत नहीं मिली। ये ताने सूरज, अंजलि और रोहन के दिल को काटने लगे। तीनों भाई बहन ने आपस में बैठकर बात की। सूरज बोला, हम सबने अपने करियर, अपनी जिंदगी के पीछे भागते हुए माँ बाप को अकेला छोड़ दिया। अगर हम थोड़ा सा भी वक्त निकाल पाते तो शायद उनका अंत इतना अकेला ना होता। अंजलि रोते हुए बोली, माँ हमेशा कहती थी मुझे सिर्फ बच्चों का साथ चाहिए, और हम वही नहीं दे पाए। रोहन ने सिर झुका लिया, मैं सोचता था पैसे भेज देना काफी है, पर असल में उन्हें प्यार चाहिए था, समय चाहिए था। अब पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचा था। वे वापस गांव में कुछ दिन रहे, मगर वो घर उन्हें काटने लगा। दीवारों पर अब भी माँ बाप की यादें थीं, रसोई में अब भी सरिता की महक थी, दुकान में अब भी रमेश की कुर्सी पड़ी थी। लेकिन इन यादों को कोई मिटा नहीं सकता था। उनकी गलती अब कभी सुधारी नहीं जा सकती थी। जब तीनों वापस अपनी अपनी जिंदगी में लौटे तो ये एहसास हमेशा उनके दिल में रहा कि उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया सिर्फ इसलिए कि वे उनके लिए समय नहीं निकाल पाए। सूरज ने ऑफिस में अपने जूनियर्स को अक्सर कहते सुना, यार वीकेंड पर घर नहीं जा पा रहा, बिजी हूं, तो वो चुपचाप कह देता, जाना चाहिए, वरना पछताना पड़ता है। अंजलि अपने बच्चों से बार बार कहती, हमेशा अपने माँ बाप को समय देना, पैसों से ज्यादा जरूरी उनका साथ होता है। रोहन विदेश में बैठा अक्सर अपने दोस्तों को बताता, पेरेंट्स की जिंदगी छोटी होती है, उन्हें प्रायोरिटी देना सीखो, वरना जब वो नहीं रहते तब सिर्फ खालीपन बचता है। रमेश और सरिता की जिंदगी भले ही खत्म हो गई, लेकिन उनकी कहानी हमेशा जीवित रहेगी। वे माता पिता की उस पीढ़ी का प्रतीक है जो अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देती है, और उनके बच्चे उस पीढ़ी का प्रतीक है जो तरक्की की दौड़ में अपने माँ बाप को भुला देते हैं। पैसा जरूरी है, मगर समय और प्यार उससे कहीं ज्यादा कीमती है। रमेश और सरिता के गुजर जाने के बाद गांव में कई दिनों तक उनकी चर्चा होती रही। गांव के बुजुर्ग चौपाल पर बैठे बैठे कहते, रमेश जैसा आदमी मिलना मुश्किल है। उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, दूसरा जोड़ देता। हाँ, और सरिता, उसने तो अपनी जिंदगी अपने बच्चों पर न्योछावर कर दी थी।
लेकिन फिर किसी की आवाज़ उठती और बच्चों ने क्या किया, इतने बड़े बड़े बन गए लेकिन आखिरी वक्त में साथ ना दे पाए। यही है पढ़ाई लिखाई का नतीजा। गांव के नौजवान ये बातें सुनते और चुप हो जाते। उनके दिल में कहीं न कहीं डर बैठ जाता, क्या हम भी बड़े होकर अपने माँ बाप को भूल जाएंगे। रमेश के पड़ोसी बूढ़े हरफूल चाचा हर किसी को बताते, भाई मैंने अपनी आंखों से देखा है। रमेश रात दिन बच्चों के लिए मेहनत करता था, कभी दुकान पर बैठा रहता, कभी खेतों से सब्जी लाता, बस यही सोचता कि बच्चों का पेट भरा रहे। और सरिता, वो तो जैसे बच्चों के बिना अधूरी थी। लेकिन हाय रे किस्मत, उसी के बच्चे उसे अकेला छोड़ गए। उनकी बातें सुनकर गांव की औरतें आंसू पोंछती। कोई कहती, हमने कितनी बार देखा, सरिता आंगन में बैठकर आसमान की तरफ देखती रहती थी। उसे हमेशा अपने बच्चों का इंतजार रहता। धीरे धीरे रमेश और सरिता की कहानी पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई। लोग कहते, आजकल के बच्चे पढ़ लिख कर बड़े तो हो जाते हैं लेकिन माँ बाप के लिए वक्त नहीं निकालते। ये कैसी तरक्की है। गांव के मास्टर जी ने एक दिन स्कूल की सभा में बच्चों को समझाते हुए कहा, बच्चों याद रखो, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन तुम उनके लिए कभी इतना व्यस्त मत हो जाना कि उनकी जरूरत के समय उनके पास न पहुंच सको। रमेश और सरिता की कहानी हमें यही सिखाती है। बच्चे चुपचाप सुनते और उनके मन में अपने माँ बाप की तस्वीर उभर आती। रमेश और सरिता की मौत के बाद गांव के कई परिवारों में बदलाव आने लगा। अब लोग अपने बच्चों को बार बार याद दिलाने लगे, देखो पढ़ लिख कर बड़े बनना, लेकिन माँ बाप को कभी मत भूलना। और बच्चे भी थोड़ा सजग हो गए। जो पहले शहर जाकर महीनों तक घर नहीं आते थे, वे अब हर त्योहार पर घर लौटने लगे। गांव की औरतें अपनी बेटियों को कहती, बहुत बड़ा घर मिले या छोटा, ससुराल की कितनी भी जिम्मेदारी हो, लेकिन माँ बाप को कभी अकेला मत छोड़ना। रमेश और सरिता की 13वीं के लिए जब तीनों भाई बहन गांव में आए तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ। सबकी नजरें उन पर थीं। सूरज के मन में बार बार वही सवाल गूंज रहा था, क्या मैं इतना बड़ा आदमी बन गया कि अपने माँ बाप के लिए वक्त न निकाल पाया। अंजलि ने आंसू भरे स्वर में कहा, मैं माँ की आवाज़ हमेशा सुनती थी, बेटी तू अपना ख्याल रखना, लेकिन मैंने कभी उनका ख्याल नहीं रखा। रोहन सबसे ज्यादा चुप था। उसने विदेश से पैसे भेजे थे, लेकिन वो जानता था कि पैसे माँ बाप के अकेलेपन को कभी नहीं भर सकते। वो सोचता रहा, काश मैं एक बार आकर माँ को गले लगा पाता। रमेश और सरिता ने अपने बच्चों को बहुत कुछ दिया, माइनस त्याग, मेहनत, ईमानदारी की सीख। लेकिन बच्चों के पास अब सिर्फ उनकी यादें रह गई थीं। घर की दीवारें उनकी हंसी की गवाही देती थीं, आंगन का तुलसी चौरा उनके दिए आशीर्वाद का प्रतीक था। लेकिन अब ये सब सूना था। गांव के लोग कहते, ये घर तो अब भूत बन गया है, कभी इसमें जीवन था, अब सिर्फ सन्नाटा है। धीरे धीरे रमेश और सरिता की कहानी गांव की सीमाओं से निकलकर पूरे इलाके में फैल गई। लोग इसे एक कहानी नहीं, सबक की तरह सुनाने लगे। माँ बाप के त्याग को कभी हल्के में मत लो। पैसा और काम कभी रिश्तों से बड़ा नहीं हो सकता। वक्त रहते अपने माँ बाप को समय दो, वरना बाद में सिर्फ पछतावा ही रह जाता है। गांव के स्कूल में बच्चों को निबंध लिखवाया गया, मेरे माता पिता। उस दिन हर बच्चा आंसू भरते हुए लिख रहा था, क्योंकि वे जानते थे कि उनके सामने रमेश और सरिता की मिसाल मौजूद है। रमेश और सरिता अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी कहानी हमेशा जीवित रहेगी। वे माता पिता की उस पीढ़ी का प्रतीक हैं जो अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देती है, और उनके बच्चे उस पीढ़ी का प्रतीक हैं जो तरक्की की दौड़ में अपने माँ बाप को भुला देते हैं। उनकी अधूरी इच्छाएं, उनका अधूरा इंतजार और उनका अधूरा जीवन सब मिलकर एक ऐसा आईना बन गए हैं जिसमें हर कोई अपना चेहरा देख सकता है। रमेश और सरिता ने अपनी पूरी जिंदगी एक ही उम्मीद में गुजारी थी कि बच्चे बड़े होकर उनकी जिंदगी बदल देंगे, लेकिन अंत में वही उम्मीद सबसे बड़ी अधूरी चाहत बन गई। रमेश का सपना था कि एक दिन उसके बेटे दुकान को और बड़ा बनाएंगे, नए सामान लाएंगे, और वो गर्व से गांव वालों से कहेगा, ये देखो मेरे बच्चों ने मेरे सपनों को सच कर दिया। सरिता चाहती थी कि त्योहारों पर पूरा परिवार एक साथ बैठे, रोटियां सेंके और बच्चों की हंसी से घर गूंज उठे। लेकिन न तो दुकान की रौनक लौटी और न ही घर की हंसी। रमेश की डायरी में कुछ पन्ने मिले। उसमें उसने लिखा था, बच्चों जब तुम ये पन्ने पढ़ो तब शायद मैं इस दुनिया में न रहूं, लेकिन याद रखना तुम्हारी तरक्की मेरे लिए खुशी की वजह है और तुम्हारा साथ न मिलना मेरी सबसे बड़ी पीड़ा। मैं हमेशा यही चाहता था कि तुम सब खुश रहो। बस एक गुजारिश है, अपने बच्चों को कभी अकेला मत छोड़ना। ये पन्ने पढ़कर सूरज, अंजलि और रोहन फूट फूट कर रोए। लेकिन अब रोने से क्या फायदा था। उनके माता पिता अब लौटकर आने वाले नहीं थे। गांव के मास्टर जी ने रमेश की डायरी बच्चों के सामने पढ़ी। उस दिन हर बच्चा रो पड़ा। किसी ने मन ही मन ठान लिया, मैं बड़ा होकर माँ बाप को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। किसी ने सोचा, मेरे पापा खेत में मेहनत करते हैं, मैं अब उनकी मदद करूंगा। इस तरह रमेश और सरिता की कहानी गांव के बच्चों के जीवन का सबक बन गई। ये कहानी सिर्फ रमेश और सरिता की नहीं थी। शहरों में हजारों माँ बाप अपने बच्चों का इंतजार करते करते बूढ़े हो जाते हैं,
कोई खिड़की पर बैठा रहता है, कोई फोन की घंटी सुनने को तरसता है। समाज ने इसे सामान्य मान लिया है। बच्चे बड़े हो गए हैं, अब उनके पास समय नहीं है, लेकिन असल में यही सबसे बड़ी त्रासदी है। रमेश और सरिता की कहानी हमें आईना दिखाती है। हम सबसे ये सवाल पूछती है, क्या तरक्की का मतलब सिर्फ पैसा है? क्या बच्चों की जिम्मेदारी सिर्फ नौकरी पाना और शादी करना है? क्या माता पिता का प्यार इतना सस्ता है कि हम उसे समय तक ना दे पाएं? समाज को ये समझना होगा कि परिवार की जड़ें तभी मजबूत रहती हैं जब बच्चों और माँ बाप के बीच रिश्ता जीवित रहता है। रमेश और सरिता की आवाज़ आज भी गूंजती है, बच्चों, तरक्की करो, बड़े बनो, उड़ान भरो, लेकिन अपने पंखों की छाया में हमें मत भूलना। हमें पैसों की ज़रूरत नहीं, हमें तुम्हारे समय, तुम्हारे साथ और तुम्हारे प्यार की ज़रूरत है। इस कहानी का अंत दुखद है, लेकिन इसकी गूंज हमेशा रहेगी। ये सिर्फ रमेश और सरिता की गाथा नहीं, बल्कि हर उस माँ बाप की कहानी है जो अपने बच्चों के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है। तरक्की की इस दौड़ में हमें रुककर सोचना होगा, क्या हम कहीं अपने माँ बाप को अकेला तो नहीं छोड़ रहे? रोमांच और रहस्यों से भरी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल प्राइम टाइम ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी ये कहानियाँ आपकी ज़िंदगी में नई उमंग और बदलाव ला सकती हैं, जिसे आप चाहें तो महसूस भी कर सकते हैं। यदि आपको मोटिवेशनल, स्ट्रगल और हॉरर स्टोरीज में इंटरेस्ट है, तो हम रोज़ हाजिर होते हैं एक नई कहानी के साथ।